हेलो वीवर्स, आज हम इस सेशन में रिवॉल्ट 1857 के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्पस ये है कि हम इन क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर उन माइन्यूट डिटेल्स को एड्रेस कर पाए जो कि किताबों पे नहीं है, पर उसको जानने से आपकी पकड़ सब्जेक्ट के ऊपर मजबूत हो। इस सेशन के लिए मैंने मुस्कान शर्मा को इनवाइट किया है। वेलकम मुस्कान। हेलो सर। तो रिवॉल्ट 1857 का क्या मतलब है हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स? पहला ये एग्रीगेट सम था छोटे छोटे रिवोल्ट्स का, जैसे सिविल ट्राइबल रिबेलियंस का, ठीक है, और पीजेंट्स के डिसकंटेंट का। दूसरा, इसी रिवोल्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को और वीकनेस को रियलाइज करवाया था। ओके, गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ, बैरकपुर, अंबाला एंड लखनऊ। इससे पहले आप इसका आंसर बताइए, आप मंगल पांडे के बारे में कुछ ब्रीफ कर सकते हैं? सर, मंगल पांडे क्या कहते हैं, मतलब जो है ये भी वहाँ जो एक बैरकपुर में ये भी सोल्जर थे ना उस समय पे। और क्या कहते हैं, मतलब यस सर, और ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करते थे। ओके, बलिया से बिलोंग करते थे। अच्छा, तो मंगल पांडे ने इस रिवॉल्ट को मतलब स्टार्ट करने का पहल इन्होंने किया, इसलिए इनको ओके। ये बैरकपुर के बारे में कुछ आप डिटेल बता सकते हैं क्या? जैसा कि आपने बताया मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से रिलेटेड थे, तो इनका क्या रिलेशन है बैरकपुर का, कहाँ है, क्या है ये? सर, ये बैरकपुर जो है सर कोलकाता में है, और उस समय पे जो ब्रिटिश इंडिया ने वहीं पर ही अपना क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, कैपिटल बनाया हुआ था। तो बेसिकली अच्छा, वो वहाँ जो है कैंटोनमेंट एरिया था सिपाहियों का। ओके। तो यहाँ से जो सिपाही थे वो किधर मतलब डायरेक्ट किए जाते थे, बर्मा की तरफ की इंटरनल इंडिया की तरफ? सर, इंटरनल इंडिया की तरफ नहीं, बर्मा की तरफ, क्योंकि जब वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसमें क्या कहते हैं इंडो बर्मा जब वॉर हुआ था, तो उसमें हम यहाँ के सिपाहियों ने पार्ट लिया था, उन्हें वहां से भेजा गया था बर्मा। अच्छा, ओके। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस बाय लॉर्ड डलहौजी, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉजेस तो मुझे सब कुछ लग रहे हैं। इमीडिएट का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, क्या रीजन है सर, इमीडिएट? इमीडिएट का मतलब है कि तुरंत का, फ्रेश कॉज। और जो फ्रेश कॉज था वो मिलिट्री डिसकंटेंट था। ओके, वेरी उसके गुड। कई फैक्टर्स हैं, उसके कई फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे जो भत्ता जो था ना, वो मतलब यूरोपियंस को अच्छा मिलता था, बट जो इंडियंस जो थे उनको मतलब कम मिलता था। उसके साथ साथ उसमें से भी उनका कई चीजें कट जाती थी। जब जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट आया, उसमें भी उनको जैसे मतलब रेजिमेंट में बांट दिया गया कास्ट के वेरी बेसिस पे। तीसरा, उनका रिलीजियस फैक्टर आ गया, इसी मिलिट्री डिसकंटेंट, उनको वो कड़ा वड़ा नहीं पहन सकते, कोई मतलब रिलीजियस साइन का वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे उनको लगा कि जो है ये, और जबकि जैसे मैंने बताया कि रिलीजन वाला फैक्टर जो बताया है बी ऑप्शन, बट ये जो है कोऑर्डिनेट फैक्टर है जिसने मिलिट्री को जो है एक्सप्लोड किया। तो इसका आंसर सी होगा सर। ओके। तो ये तो आपने बहुत बताया यस कि सर। इमीडिएट का मतलब है फ्रेश, बिल्कुल जो जिसने इसको ट्रिगर कर दिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट ही कर दिया इसको। यस सर। वो हाँ वैसे सर, जैसे कि हमें बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, और अचानक से हम्म, जब ये एनलिस्टमेंट एक्ट आ गया इनका, वेजेस का, मतलब जैसे हम्म, रिलीजन इन्होंने पहले ही एंटर कर दिया था 1829 में, जब सती एक्ट कर दिया। हम्म, इससे पहले जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का चल ही रहा था, और जो डॉक्ट्रिन हम्म, ऑफ लैप्स था, ये क्या कहते हैं इससे पहले था, वो भी चल हम्म, रहा था। मतलब ये सब ऑनगोइंग फैक्टर्स थे, बट जो मिलिट्री डिसकंटेंट था वो जनरल एनलिस्टमेंट वेज एक्ट की वजह से आया। अच्छा। इन्होंने कहा अगर ये यहाँ तो पे बस। यस। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर इमीडिएट हटा दें तो सारे आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉजेस यस थे। सर, एग्जैक्टली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। When was the new Enfield rifle with breeze cartridge introduced in the British Indian Army? तो आप मुझे थोड़ा सा ये एनफील्ड राइफल के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दे पाएंगे, और क्या जरूरत थी इसको इंट्रोड्यूस करने की?
सर क्या कहते हैं, जो ये एनफील्ड राइफल था, जो न्यू एनफील्ड राइफल आया था, उसमें क्या कहते हैं, बहुत काफी तेजी से एक्सप्लोड करता था। ठीक है, मैं काफी मतलब मुझे एकदम डिटेल में इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट यस इतना मैं जानती हूँ कि ये जो है, इसके पीछे का रीजन एक्सप्लोजन था इसका, अच्छा। जो इन्होंने दोबारा से मतलब जो पहले था वो उससे ये ज्यादा बेटर था। और इसका क्या था, इसका सिग्निफिकेंस ये था कि उन लोगों को जो है इसे अपने दांत से मतलब छील करके इसे करना पड़ता था। अच्छा अच्छा। और इससे पहले क्या था कि जैसे मतलब मान लीजिए गोली की बात होती थी, जो गोली वो जो करते थे वो लोग, तो उसमें उनको दोनों हम्म हाथों का यूज करना पड़ता था। ठीक है। और अभी क्या था, ये जब ला दिए तो इससे क्या था, ये इसको अपने एक हाथ से बंदूक लेकर के दूसरे हाथ से भी इसको दांत से छील करके कर सकते थे, हम्म। ओके ओके। क्योंकि एक हाथ में बंदूक रहती थी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इसका आंसर तो फिर यही होगा, दिसंबर 1856। हाँ सर, मैं फैक्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इसका फैक्ट्स नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं यस आपका सर। ये रिकॉर्डिंग बच्चे देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा, जैसे कि हम लोगों को जानकारी थी कि एनफील्ड जो है ये लंदन के बाहर एक रीजन है जहाँ फैक्ट्री बनी है, इसलिए इसको एनफील्ड राइफल बोला जाता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। दो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है कि बैरकपुर से रिलेटेड थे। यस सर। ये अपराइजिंग और म्यूटनी के यस बीच सर। में क्या है, ये बता पाएंगे क्या? सर अब जो म्यूटनी, एक आपकी मिनट आवाज मैं कट रही। बताती हूँ। जो अच्छा, सर आप रही है सर, वो नेटवर्क इशू हो रहा है सर, मेरे यहाँ पे वेदर कोई ठीक बात नहीं नहीं, है कोई थोड़ा बात सा। कोई बात। जी जी। यस सर। तो सर क्या कहते हैं, जो म्यूटनी होती है, वो बेसिकली हम्म म्यूटनी क्या होती है कि हम जो है ओपनली किसी चीज को मना करते हैं। हम्म ठीक है। हम कह देते हैं कि जैसे हम उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। हम्म बट जब अपराइजिंग होती है ना, तो हम हम्म उसमें मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम ये बताते नहीं है, हम डायरेक्ट कर हम्म देते हैं। जैसे सिविल अपराइजिंग था, ट्राइबल अपराइजिंग था, तो हम्म पीजेंट्स ने उनको ये बताया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट उस चीज को एक्शन में लिया। मेरा कहने का हम्म मतलब ये है कि एक्शन विदाउट सेइंग, हम्म। अच्छा एक्शन अच्छा। विद सेइंग इज, हाँ हम्म। एक्शन विद सेइंग इज म्यूटिनी, हाँ एक्शन हाँ। विदाउट सेइंग इज अपराइजिंग। ये सर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके ओके, तो जो मतलब ये मतलब था मैंने कि जाना। ये सर। जी जी, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो म्यूटनी है उसमें किसी ऑर्डर को डिफाई कर देना, उसको मतलब ओबे नहीं करना, वो म्यूटनी है। यस यस। तो मतलब हाँ। हम सिस्टम के अंदर रह करके उसको मना कर रहे हैं, बट यहाँ इन सोल्जर्स ने उन्होंने उसे मना कर दिया, मना नहीं किया, ओके। मतलब उन्होंने हम्म। सिस्टम में ही नहीं रहे, वो निकल गए, वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे। हम्म। और अपराइजिंग ये है कि अपनी सरकार, अपने शासन के विरुद्ध एक समूह में आंदोलन करना अपराइजिंग है। तो इसको यस। एक अपराइजिंग का हम इंडियन पर्सपेक्टिव में अपराइजिंग बोल देते हैं, और ब्रिटिश हम्म। सिनेरियो में हम इसको म्यूटनी समझते हैं। म्यूटनी एक छोटे। म्यूटिनी कह देते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो इसीलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि which one of the following conception is true about the revolt of 1857? Indian historians have described it as an Indian mutiny and British historians have described it as a war of independence. ये तो बी तो होना ही नहीं चाहिए। It gave a death blow to the system of East India Company rules in India and it was the improvement of the administrative machinery in India. तो इसका क्या आंसर हो सकता है? सर जैसे इंडियन हिस्टोरियंस ने तो इसको मतलब जैसे वीडी सावरकर ने या क्या कहते हैं, कई लोगों ने इसको मतलब अलग अलग नाम दिया है सर, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ हम्म इंडिपेंडेंस। आप तो ये ए और बी तो सर नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ही नहीं, इंडियन हिस्टोरियंस ने भी इसको क्या कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। हम्म। ठीक है। तो और इसका आंसर सी जी। सर इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यस इट वाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया, क्योंकि इसी के बाद 1858 एक्ट आया था, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा अच्छा। तो बहुत से यस लोगों सर। का मानना भी है कि सी भी इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और ब्रिटिश हुकूमत का राज स्टार्ट हो गया इंडिया से। हाँ
यस सर, ये तो था, बट क्या कहते हैं, डी मुझे ज्यादा बेटर आंसर लग रहा है। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इससे एक जो सर क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए डेथ ब्लो बोल रहा है तो एकदम एक्सट्रीम हो गया सर, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ये बात सही है कि पॉलिटिकल रूल गया गया था उनका, बट कमर्शियल रूल नहीं गया था उनके पास। कमर्शियल जो चीजें थी वो उनको पास प्रोवाइडेड थी, रेगुलेटरी में आ गए थे वो। अच्छा अच्छा, जो यस सर। एक्ट 88 था, तो उसमें कुछ ऐसा था कि उनके सिस्टम को खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये सर क्या कहते हैं, ऐसे मतलब खत्म हुआ था कि जो है अब जो है बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर और क्या कहते हैं मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके और अब जो क्या कहते हैं गवर्नर्स थे, वो जो है वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय मतलब आ गए थे। ओके तो ओके। तभी तो वॉरेन हेस्टिंग को जो है सर, ये सर वो बन गए थे फर्स्ट। तो अच्छा ये जो अच्छा चेंज हुआ था, और इसके साथ साथ ये आ गया था सर कि जो है अब जो है क्राउन जो है क्या कहते हैं मालिक होगा, ना कि ईस्ट इंडिया ओके कंपनी मालिक। यस ओके। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज bestowed with the title साहिब आलम बहादुर by बहादुर साहब ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? तो ये क्यों, किनको बोला गया और क्यों बोला गया साहिब आलम बहादुर? जो सर साहब आलम बहादुर जो कहा गया था, बहादुर शाह के वो जनरल थे जिन्होंने पूरी आर्मी को लीड किया। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर तो जो बहादुर शाह जफर थे उनका तो मतलब कोई, वो तो बहुत बुढ़े हो गए थे, ही वॉज इनकेपेबल एक्चुअली। जी जी, तो बुजुर्ग। जी। ये सर, तो क्या कहते हैं, ये बिरजिस जो है बख्त खान को कहा गया था, क्योंकि वो उनके बहुत ही जो कहते हैं कि विश्वसनीय पात्र थे उनके। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये सर। तो अजीमुल्लाह का क्या रोल था? कुछ लोगों को डाउट है कि अजीमुल्लाह को भी शायद साहिब आलम बहादुर का वो दिया गया कि लखनऊ से रिलेटेड सर थे, ऐसा? अजीमुल्ला सर अजीमुल्ला का तो कोई रोल नहीं था यहाँ पर, मतलब ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हम्म। ओके, ठीक है। तो आप ये बेसिकली ये, सर मैनिपुलेट करने के लिए ये सारे आंसर दिए हैं, बट यस अच्छा, बिरजिस कादिर और बख्त खान में लोग जो है हो सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो बट क्या ब्रिजेश कहते हैं, कादिर ये अजीमुल्ला और ब्रिजेश हसन खान कादिर का तो और हसन कोई खान, रूल नहीं है। इनके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं क्या, ब्रिजेश कादिर और हसन खान के ऊपर? ये सर कहाँ पे? जो बिरजिस कादिर थे, हाँ हाँ। सर बिरजिस कादिर कादिर जो थे, ये क्या कहते हैं मतलब झांसी में थे। इनका ओके जो ओके है ये इनका रिलेशन था जो है गंगाधर राव के मतलब कजन टाइप में थे ये जो बिरजिस कादिर थे। ओके ओके, ठीक यस है। सर। और जो ओके, बख्त खान जो थे, उन्होंने क्या कहते हैं उनको उनके सब उनके जनरल थे बहादुर शाह जफर के। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? तो ये तो हम लोगों ने एक बार देख ही लिया है, पर यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल था 1857 में? सर क्रिश्चियन मिशनरीज ने रिलीजियस इंटरवेंशन किया था। ओके, यस सर। जो क्या इसीलिए थोड़ा, कहते हैं इंडियन काउंसिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आया था 1833, और क्या हम्म। कहते हैं तो उसमें जो है इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था ओके ओके, ठीक इंटरवीन है। करने के तो लिए। यस हालांकि सर। इसका तो मिलिट्री डिसकंटेंट होना चाहिए, पर मैनेजमेंट ऑफ यस सर। क्रिश्चियन मिशनरीज ने एक रिलीजियस इंटरवेंशन के चलते एक पब्लिक डिसकंटेंट को बढ़ा दिया था इसमें। ओके, ठीक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, अब अभी तक तो हमने देखा कि बैरकपुर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो बैरकपुर का यस ऑप्शन सर। भी नहीं। आंसर क्या है और क्यों है? सर इसका आंसर मेरठ होगा। और मेरठ हम्म। इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहली छावनी जो थी वो 37th कैंटोनमेंट एरिया का जो मतलब जो छावनी थी वो मेरठ में ही थी। अच्छा अच्छा। तो ये तो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, तो ये मेरिट को क्यों इसके हो जाता है क्रेडिट? अ, सर मेरठ जो था, मतलब मुझे मेरठ के बारे में भी ज्यादा जानकारी तो नहीं है सर, बट एक्चुअली पहला जो रीजन था वो था, जो छावनी थी वो यहीं पर ही थी।
अच्छा अच्छा। यहाँ से क्या कहते हैं, सिपाहियों ने जो है अपना मतलब डिसकंटेंट जो उनके सामने हम्म। वो किया था, इम्प्रेस किया था, सॉरी मतलब एक्सप्रेस किया था उन लोगों के सामने, जब उनको क्या ओके। कहते हैं ये कार्ट्रिज को जो है उनको जो है वो मतलब दांत से छीलने के लिए कहा गया था। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ लगता है कि बैरकपुर की जो वो थी मिलिट्री थी उसको दबा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी दे करके, और वो सेंटीमेंट है वो इधर ट्रांसलेट होकर मेरठ में एक बड़े रूप में इसका विस्फोट हुआ। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? यस सर। जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं, हम्म सर ये जो छावनी थी ये पहली छावनी थी, जो आपने बोला वो गलत बोला है। ये जो हम्म। छावनी थी ये पहली छावनी थी, और जो मंगल पांडे जो थे वो दूसरे नंबर पे थे। वहां से मंगल पांडे वहां से जो है क्या कहते हैं मतलब प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, ना कि मेरठ। मंगल पांडे के मरने के बाद ये चीज हुआ था। अच्छा अच्छा, पहले मेरठ इंसिडेंट हुआ फिर मंगल पांडे का। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वाज। अब इसमें क्या आंसर सही होगा? सबसे पहले इवेंट कौन सा आ रहा है ये? सर सबसे पहला इवेंट मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्ली रेड फोर्ट था। अच्छा अच्छा। तो मेरठ से लोग मार्च कर गए यहाँ पर और फिर यहाँ से इमोशन स्प्रेड हो गई डिफरेंट सिटीज में और डिफरेंट एरियाज में। यस सर, इन्होंने क्या कहते हैं मैसेज स्प्रेड किया था सभी, उन हम्म। सभी डिस्कंटेंट रूलर्स, जमींदार और क्या कहते हैं लोगों के पास, जो क्या कहते हैं इनके साथ साथ देना चाहते थे। उन्होंने बस ये उन्होंने उनके जो मतलब एम थे वो अलग अलग थे, सबके कॉजेज अलग अलग थे, इसमें एक बट टाइमलाइन की इन सबको जरूरत मतलब ये होती है। कहा गया कि हाँ, ये यस सर, रिवॉल्ट का टाइमलाइन की बहुत टाइमलाइन। ज्यादा जरूरत होगी। हाँ, एक टाइमलाइन यहाँ पे बनाने की जरूरत होगी और थोड़ी सी उसके आउटकम के साथ। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते यस हैं। सर। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल was like a lotus and chapatis, eagle, scarf और two swords। तो इसमें कौन सा सिंबल यूज किया गया और क्यों किया गया? लोटस एंड चपातीज यूज हुआ था सर। और हाँ। लोटस एंड चपातीज इसलिए यूज हुआ था कि देखिए, जो लोटस था वो क्या कहते हैं कमल का फूल होता है, वो हमारे अभी भी जो है नेशनल मतलब फ्लावर की तरह भी है, और ये हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल जो है डिसकंटेंट को दिखा रहा है, और दूसरा चपाती जो था वो हमारे फूड क्राइसिस को बता रहा था, अच्छा, तो और इसी के थ्रू उन्होंने पूरे मैसेज को स्प्रेड। फूड क्राइसिस का क्या सर? इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, फूड क्राइसिस का इंडिया के यस सर। इंडिपेंडेंट स्ट्रगल कैसे कोरिलेट किया गया इसको? इसलिए ऐसे हुआ सर क्योंकि जो पीजेंट्स थे वही तो एग्रीकल्चर में सर इन्वॉल्व थे, और सर उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि जो ओके ओके। जरूरतवारी सेटलमेंट आया, महलवारी आया, परमानेंट सेटलमेंट आया, इनकी वजह से उनके रेवेन्यूज पर उनकी उनके अपने पास भी जो उन्होंने स्टोर कर रखा था उन्हें वो भी एज अ रेवेन्यू पे करना पड़ जा रहा था, उनके पास ओके कुछ नहीं बचा था। और यहाँ तक कि जो उन्होंने रिप्लेसमेंट किया कमर्शियल क्रॉप का फूड क्रॉप से, वो सबसे बड़ा रीजन था। ओके, तो चलिए ये सेशन तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रहा और मैं चाहूंगा कि अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया जाए इसका।